महासागरीय ऊर्जा क्या होती है? महासागरीय ऊर्जा में ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। महासागरीय ऊर्जा का यूज कैसे करते हैं? मैं थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा हूँ, साफ कर लूँ। मैंने हाथ से साफ कर लिया। महासागरीय ऊर्जा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। कैसा कॉन्सेप्ट अलग है? इसमें जब पानी, समुद्र जो है वो सूर्य के संपर्क में रहता है तो ऊपरी पानी गर्म हो जाता है। ऊपरी पानी गर्म हो जाता है तो नीचे का पानी जो है वो ठंडा ही बना रहता है। अच्छा, गर्म पानी है तो ऊपर ही रहेगा, घनत्व कम रहेगा तो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो जो पानी में जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है ना, इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके बिजली बना लेते हैं। अच्छी बात है ना? अजीब सी बात है। इस टेम्परेचर में जो परिवर्तन आ रहा है इसका यूज करके बिजली बना लेते हैं। कैसे बनाते होंगे ये थोड़ा सा अपने आप में इंटरेस्टिंग विषय है। तो महासागरीय ऊर्जा में इस तरह से एनर्जी, समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा और रूपांतरण विद्युत संयंत्र, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या ओटेक, है ना? तो ओटेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन कन्वर्जन कन्वर्जन प्लांट। हिंदी में याद नहीं होता, इंग्लिश में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं याद आ रहा है कि हिंदी में क्या था, बिल्कुल इंग्लिश में लिख दो, ओशियन ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ओशन मतलब तापीय, सागरीय, थर्मल मतलब कि तापीय, एनर्जी मतलब ऊर्जा, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, विद्युत संयंत्र, है ना? ओटेक। तो ओटेक का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जो सागर के, जो यहाँ पर है पानी वो गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है इसका यूज करके बिजली बना लेता है। ऐसे संयंत्र को ओटेक बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ का जल का ताप ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में कम से कम 20 डिग्री का अंतर हो। मतलब यदि मान लीजिए ये समुद्र है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे जमीन है, और अगर हम बात करें सतह का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, सूर्य के प्रकाश के कारण से 40 डिग्री है, तो इससे 2 किलोमीटर अंदर तक, सतह से 2 किलोमीटर नीचे जाओगे तो यहाँ पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, तो ही बिजली उत्पन्न हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ऑटेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है महासागरीय तापीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो पानी के तापमान में अंतर है वो कम से कम कितने डिग्री का होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं है यार? समुद्र का ऊपरी तरफ गर्म है, 40 नहीं, ये 40 मैंने उदाहरण लिया था आपसे, जरूरी नहीं 40 ही हो। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा, पानी के कारण से टेम्परेचर ज्यादा होगा। समुद्र में नीचे जाते जाएंगे तो 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा उन और ऊपर वाले टेम्परेचर में 20 डिग्री का अंतर हो जाएगा यदि, तो हम वहां पर बिजली बना सकते हैं। कैसे बनती होगी वही एक्सप्लेन करते हुए अगली लाइन में बोल रहे हैं, पृष्ठ के पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। जो पृष्ठ का मतलब ऊपरी जो वो पानी गर्म हुआ है, ऊपरी जो पानी गर्म हुआ है उसका उपयोग सूर्य की ऊर्जा से, जो ऊष्मा जो गर्म हुआ है सूर्य की ऊष्मा से वो पानी ऊपर का, उसका उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को, बहुत जल्दी वाष्पशील हो जाती है, वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है अमोनिया जैसी गैस का, उसको, उस अमोनिया को उबालने में करते हैं। अमोनिया को, अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। तो अमोनिया ही केवल नहीं कर सकते, अमोनिया जैसे और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए करते हैं। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित के टरबाइन को घुमाती है। तो अमोनिया जो गर्म हो रही है, भाप बन रही है उस गर्म पानी के कारण से, वो किसको, वो अमोनिया गर्म हुई तो भाप बनेगी अमोनिया की, अमोनिया की भाप किसको घुमाती है? टरबाइन को घुमाती है। और फिर क्या करती है? इस प्रकार बनी वाष्प फिर जनित के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित कर लिया जाता है। मतलब जो ऊपरी वाला गर्म जल है
उससे अमोनिया को भाप बनाओ, अमोनिया की भाप बनाओ, और क्या घुमाओ, टरबाइन घुमाओ, टरबाइन को घुमाओ, और टरबाइन घूम जाए तो ये भाप जो इसको घुमा रही थी उसको नीचे वाले पानी से फिर ठंडा कर लो और फिर से अमोनिया बना दो। अमोनिया को फिर से गर्म करो, फिर से टरबाइन घुमाओ, फिर से नीचे वाले पानी से ठंडा कर दो। इस प्रकार से जो है अमोनिया मीडिएटर के रूप में टरबाइन को घुमाती रहेगी, और हम जो समुद्र में जो ऑटोमेटिकली तापमान में परिवर्तन आया उसकी मदद से बिजली बना देंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है ना टेक्नोलॉजी, कैसे होता होगा कैसे नहीं होता होगा। भैया हाँ प्लीज आप एक बार और समझा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, समझ में हाँ, नहीं मैं आया। कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ उसमें खास नहीं। तो ये चीज जो है ऑर्टेक कैसे काम करता है, ऑर्टेक काम करता है समुद्र के जो प्राकृतिक चेंज आ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जिसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर में राइज हो जा रहा है, ऊपर की सतह का पानी गर्म हो जा रहा है, और जो नीचे जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं यदि, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है ऊपर वाले टेम्परेचर की जगह पर लो। लो क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक लिमिटेड तक सीमा तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जा रहा होगा, तो तापमान जो सतह का होगा वो ज्यादा होगा, नीचे का तापमान जो है वो कम होगा। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है, साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, तो उन्होंने बोला इसका यूज करो, एक काम करो, ये जो पृष्ठ का जो पानी गर्म हो रहा है ना, इस गर्म पानी से कुछ ऐसे लिक्विड गर्म करो, कुछ ऐसे लिक्विड गर्म करो जो आसानी से कम टेम्परेचर पर वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब जिनमें भाप बन जाती है बहुत आसानी से। तो उनको लिक्विड मिला अमोनिया। अमोनिया को हम जैसे ये पानी पानी के संपर्क में लाते हैं अमोनिया को, तो अमोनिया क्या होने लगता है, भाप बनने लगती है अमोनिया की। अमोनिया की भाप बनती है, उस भाप से घुमाया जाता है टरबाइन को, क्योंकि बिजली बनाने के लिए अपन को ओवरऑल क्या घुमाना पड़ता है, टरबाइन घुमाना पड़ता है। तो इस अमोनिया से, इस गर्म पानी से क्या गर्म किया, अमोनिया गर्म करी, जल्दी से वो भाप बन गई, भाप से क्या बनाया, टरबाइन घुमाया, और जो नीचे का पानी था उस पानी को ऊपर लाए, और जो अमोनिया गैस भाप बन के टरबाइन से नीचे इकट्ठी हुई है उसको इसमें से गुजार दिया, किसमें, ठंडे पानी में से गुजार दिया। तो वो अमोनिया जो है वो फिर से जो है वो ठंडी हो जाती है और फिर से इधर जाती है, फिर से क्या करता है गर्म पानी, उसको जो है भाप बनाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सिस्टम कि कैसे होता होगा, क्या कैसे नहीं होता होगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल 100% कॉम्प्लेक्स, और इसी कारण से भारत में अटैक नहीं है ना। तो भारत में अटैक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जाहिर सी बात है, भारत में कॉम्प्लेक्स चीज होती नहीं है, भारतवासी कॉम्प्लेक्स चीज बनाने से बचते हैं। अटैक इन इंडिया है कि नहीं है, कमिंग अप इन कवरत्ती, लक्षद्वीप में आ रहा है, आने वाला है, तो अभी तक नहीं है, बन रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ऑटेक में क्या करते हैं, ऑटेक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, बिजली बनाते हैं काय से, समुद्र के तापमान में जो परिवर्तन आता है उससे, सूर्य के प्रकाश से ऊपर का तापमान गर्म हो, जब पानी गर्म हो जाता है, नीचे का ठंडे ही रहते हैं, जो गर्म पानी हुआ उससे अमोनिया जैसे वाष्पीकृत द्रवों को भाप बनाया जाता है, उस भाप से टरबाइन घुमाई जाती है और उसको फिर ठंडा कर लिया जाता है ठंडे पानी की मदद से, और फिर से उसको जो है अमोनिया, अमोनिया गैस एक तरह से मीडिएटर की भांति काम कर रहा है। कोयला जला के हम क्या कर रहे थे, पानी गर्म कर रहे थे, भाप बन रही थी, पानी को फिर से यूज कर रहे थे, नया पानी भी लाते जा रहे थे उसमें। यहाँ पर हम पानी से अमोनिया को गर्म कर रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है, पानी को हमको जो है वो अमोनिया को मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है, अमोनिया जल्दी से भाप भाप बन जा रहा है, पानी की अपेक्षा अमोनिया जो है वो जल्दी वाष्पीकृत हो जा रहा है, भाप बन जा रहा है। तो समुद्र के गर्म पानी से हमने अमोनिया वाष्पीकृत करी, टरबाइन घुमाया, अमोनिया को ठंडा करा ठंडे पानी से, वापस जो है वो यूज कर लिया अमोनिया। इस तरह से जो है वो महासागरीय ऊर्जा काम करती है, ऑटेक काम करता है। तो ऑटेक जरूरी ऑब्जेक्टिव दो बनते हैं इसमें, कौन से बनते हैं, ऑटेक का फुल फॉर्म बताइए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, और दोनों पानी में अंतर कितना होना चाहिए, दोनों ठंडे गर्म पानी में कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होना चाहिए, नीचे का ठंडा होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर ऊपर का 40 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे का 20 डिग्री होना चाहिए, अगर ऊपर का 50 डिग्री है तो नीचे का 20-30 होना चाहिए कम से कम, है ना। तो ऐसा कम से कम 20 का अंतर होना ही चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन और एनी फ़ारेनहाइट डिग्री, इट्स डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तापमान को फ़ारेनहाइट और उसमें भी नाप सकते हैं केल्विन में, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नापा हुआ है। तो ये है महासागरीय तापीय ऊर्जा, आई होप समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव ही आ सकता है इसमें से। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जैसा ही अपन ने
भूतापीय ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में समझो। आपको मालूम है हमारी पृथ्वी गोल है, अप्रोक्सीमेटली गोल है, और इसके बीच में है गर्म धातु, लावा जिसको बोलते हैं हम। अब हमारी जो भूपर्पटी है, उस भूपर्पटी के ऊपर वाले हिस्से में यदि हम बात करें तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। अब दरारों के कारण से कई बार ये लावा इन चट्टानों तक पहुंच जाता है, ये चट्टानें हो जाती हैं गर्म। अब समुद्र का पानी या जो भौम जल होता है वो कहाँ पर इकट्ठा रहता है, वो यहाँ चट्टानों के बीच में कहीं फंसा रहता है। अब ये चट्टानें जब गर्म होंगी, इन लावे के कारण से ये गर्म होंगी, तो क्या होगा, इस चट्टानें गर्म होंगी तो इस पर रखा हुआ पानी भाप बनेगा। अब भाप बनेगा तो प्रेशर बनेगा और वो यहाँ पर दबाव लगाया कि ऊपर निकले कहीं से भी। उसके कारण से पृथ्वी की जमीन पर कई ऐसे खोखली सतह हो जाती हैं जहां से फव्वारों के रूप में गर्म पानी निकल रहा होता है, गर्म पानी के सोते के रूप में पानी निकल रहा होता है। तो शायद मैंने आपको सोशल साइंस में ऐसा बताया हुआ है कि गर्म पानी का सोता कैसा दिख रहा है, जगह जगह पर धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। तो चट्टानों के गर्म होने से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होकर जो है वो ऊपर आ रहा होता है। उस जो गर्म पानी आ रहा है ना ऊपर, बस उसका यूज काय में करेंगे, टरबाइन घुमाने में। सोशल साइंस में एक वीडियो दिखा चुका हूँ, बोलना मत कि नहीं दिखाया है। हाँ बोलो, दिखाया हाँ भैया भैया। दिखाया है। तो उसमें जो है हम उस पानी का, गर्म पानी का यूज कर रहे होते हैं भाप बनाने में और टरबाइन घुमाने में, खत्म बात, वहीं खत्म हो जाती है। भूतापीय ऊर्जा वही है। इन जहां पर ये तप्त चट्टानें रहती हैं उनको तप्त स्थल बोलते हैं। फिर उसके बाद इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत बोलते हैं। अब जब गर्म चश्मा आया है तो टीचर की निगाहें ठहर जाती हैं, भाई साहब गर्म चश्मा आया है। और जब ये गर्म चश्मा आंसर जो है वो आंसर या ऑब्जेक्टिव के रूप में पेपर में देखेगा तो जो सॉरी, जो प्राइवेट बच्चा होगा वो घबरा जाएगा, बोले गर्म चश्मा नाम की कोई चीज हो सकती है, बताओ हम चश्मे तो लगाते हैं लेकिन वो गर्म हो सकते हैं क्या, वो चश्मे को तो सोच रहा होगा। जबकि आंसर क्या होगा, ये गर्म चश्मा, जहां से वो गर्म पानी निकल रहा है पृथ्वी की सतह से, उसको गर्म चश्मा बोल रहे हैं या उष्ण स्रोत बोल रहे हैं। काय का, भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड है। प्राइवेट बच्चा क्या समझेगा, गर्म चश्मा समझेगा। इसलिए जो है इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं वो अमरूद के पेड़ पर छुपे हुए पके हुए, जो पके जाम जो छुपे हुए रहते हैं ना, उसकी भांति होते हैं, छुपे हुए पके जाम की तरह होते हैं। ऐसे शब्द अमरूद पर पके हुए छुपे हुए जाम की तरह होते हैं, जो कि टीचर के आंख के तारे बन जाते हैं। और टीचर चाहता है कि पेपर में एक आध ना एक आध ऐसा शब्द जरूर देखे जो प्राइवेट स्कूल जिसने रेगुलर बुक नहीं पढ़ी है, परीक्षा में पढ़ के आ रहा है, उसको सरप्राइज कर दे। तो ऐसे वो शब्द होते हैं। तो इसलिए गर्म चश्मा आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है। क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर गर्म पानी के निकास मार्गों को गर्म चश्मा कहा जाता है। सही है या गलत, आपको लिखना होगा। गर्म एक शब्द में उत्तर भी आ सकता है, या फिर सही जोड़ी में लिख दिया गर्म पानी के स्रोत या फिर भूतापीय ऊर्जा, और इधर लिख दिया गर्म चश्मा। बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। ये भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है। इसके विद्युत उत्पादन में लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक हो, है ना। न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा है। उसके बाद आती है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है, एक लेटेस्ट जमाने की ऊर्जा है, नए जमाने की ऊर्जा है। भारत में कहाँ कहाँ संयंत्र है वो भी आप सोशल साइंस में थोड़ा सा पढ़ चुके हो। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, हम यूरेनियम जैसे हैवी नाभिकों पर, यूरेनियम जैसे मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज को। जैसे मान लीजिए हम एक परमाणु लेते हैं जो कि जिसका नाम है यूरेनियम, एक तत्व है यूरेनियम जो 118 तत्व है ना, एक यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार होता है 235। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार होता है 235, 92-235। इस पर हम क्या करते हैं, इसको दो देखो, परमाणु विखंडन और संलयन दो चीजें आती हैं। परमाणु के नाभिक को जोड़ा भी जा सकता है और उसको तोड़ा भी जा सकता है। जोड़ने और तोड़ने दोनों पर ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही होती है, बहुत तेज, बहुत तेज, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही होती है। उस ऊष्मा का यूज कर सकते हैं हम पानी गर्म करने। वैज्ञानिक मतलब इसमें वाला, इस चैप्टर में क्या है, बोले देखो कोयला जलाओ,
कोयला जला के क्या कर सकते हैं, ऊष्मा निकाल सकते, उससे नहीं बोलेंगे, पानी गर्म करते हैं उससे, उससे टरबाइन घुमाते हैं, क्योंकि सब जितनी भी ऊर्जा के सोर्स हैं सबको गर्म पानी गर्म करना है और टरबाइन घुमाना है। जिसको भी जो भी इसमें देखना, इसमें इतनी सारी साइंस लगती है, और आखिरी में क्या कर रहे हैं साइंस का, बोले पानी गर्म कर रहे हैं। बोले जियोथर्मल एनर्जी, चट्टाने होती हैं वो गर्म होती हैं, उस गर्म होने से पानी जो रखता है वो भाप बन जाता है, उससे क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। भले महासागरीय ऊर्जा है, ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है, नीचे का टेम्परेचर अलग होता है, और थर्मल एनर्जी पावर प्लांट बोलते हैं, और इसमें 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए, अमोनिया गैस को बाष्पीकृत कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, टरबाइन घुमा रहे होते हैं। मतलब जहां देखो इनने अपना टरबाइन घुसा दिया है, यूरेनियम को तोड़ रहे हैं या हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, वहां पर भी टरबाइन ही घुमा रहे हैं और पानी गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। कोल पावर प्लांट से यहाँ तक पहुंच गए, आप बताओ हर एक उसमें तो पानी गर्म किया है। सोलर को छोड़ दे तो बेचारा सोलर अच्छा था, तो उसमें भी सौर जल ऊष्मक मैंने घुसा दिया था, बोले सौर जल ऊष्मक में पानी गर्म हो रहा था। तो हर एक ऊर्जा स्रोत में पानी गर्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। चलो जाने दो। यूरेनियम 235, और हम पढ़ रहे हैं अभी परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन क्या होता है और उस पर आधारित ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करते हैं, परमाणु विखंडन। मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जितना होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, और जितना पढ़ चुके हैं उतना तो पढ़ ही चुके हैं, नया पढ़ते जाओ जब तक टाइम मिले। परमाणु विखंडन क्या होता है, इसी के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ये यूरेनियम 292 है ना, मतलब इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन होंगे, 92 प्रोटॉन होंगे, है ना। अच्छा, 92 92 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 2 4 9 9 18, 184। 184। 184 इसका परमाणु भार होना चाहिए न्यूट्रॉन का, लेकिन 235 है, मतलब ये यूरेनियम का समस्थानिक है। प्रोटॉन भी 92 तो न्यूट्रॉन भी भैया 92, न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकता। हाँ, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा, बॉयज गर्ल्स? 5th चैप्टर में आ सकता है समस्थानिक क्वेश्चन। अलग अलग जगह पे मिलते हैं, वही होता है ना। वाह जी वाह, डेफिनेशन बताओ, परिभाषा का क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। परिभाषा बताओ समस्थानिक की। जब धातु अलग अलग क्षेत्र में मिलके जब उसका औसत हाइट, निकाला जाता है तो समस्थानिक ये डेफिनेशन है, वो एप्लीकेशन है उसकी। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक परमाणु भार में जो अंतर आ जाता है वो बताई थी वो। समस्थानिक की डेफिनेशन होती है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, आगे बोलो, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। यस भैया। परमाणु संख्या समान, अब याद आ रहा है कहाँ लगा था कुछ भी बोलने। यही बोलने वो में तू आपने तू ऐड सही कर बोल दिया। रहा है, मुझे मालूम है तू सही बोल रहा है, लेकिन वो डेफिनेशन है क्या, वो है उसका, क्लोरीन के जो है वो अलग अलग एटम पाए जाते हैं और उसका एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो वो बोल रहा है एवरेज क्यों निकाल रहे होते हैं। यहाँ समस्थानिक का नाम लेते से ही जो तुम्हारे सामने 3 हाइड्रोजन के एटम आना चाहिए, H1 H1 H1, और उसके जो परमाणु भार होते हैं वो 1 2 3 आना चाहिए दिमाग में तुरंत, नहीं आना चाहिए। नीचे ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है परमाणु संख्या, और ये क्या दिखा रहा है, परमाणु भार दिखा रहा है। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते। कितनी बार बताया यार मैंने क्लास में ये चीज, ऑनलाइन भी रिपीट करी हुई है ये चीज, और इवन दो ये तो 9th क्लास में भी पढ़ाया है मैंने तुम लोग को। अच्छा, दूसरा बताओ मुझे इसका उदाहरण, हाइड्रोजन के अलावा। बुक में 2 ही उदाहरण दिए बस। इनका नहीं समझ में आया मेरे को, आवाज नहीं आई क्लियर, ढंग से माइक खोल के बोल। क्लोरीन। क्लोरीन पलक क्या है, क्लोरीन का बताओ। परमाणु क्रमांक तो 17 होता है, ठीक। क्लोरीन का भैया परमाणु भार कौन सा, देखो। 35 आई थिंक सो। Yes, you are absolutely right. 35 and थैंक 37. यू।
थैंक यू। वेलकम। समस्थानिक दो हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। ये बस दो ही उदाहरण दिए हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है, समान होती है, सेम टू सेम, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। आपको मालूम है हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है केवल। मतलब उसके प्रोटॉन कितनी संख्या मात्रा में उपस्थित है? नाभिक में 1 प्रोटॉन मौजूद है बस। न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन है ही नहीं। प्रोटॉन 1 है, इसलिए उसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन प्रकृति में ऐसे हाइड्रोजन एटम भी पाए जाते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाती है। जब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाती है तो प्रोटॉन 1 है तो उसकी परमाणु संख्या तो 1 ही रहेगी। लेकिन परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन पर भी डिपेंड करता है। तो आप देखो, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ो। इस वाले हाइड्रोजन में 1 परमाणु क्रमांक है और 1 ही परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक क्या दिखा रहा है? प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। परमाणु भार कितना है? 1। तो प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी। न्यूट्रॉन इसमें कितना रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो भार है वो 1 ही है, केवल प्रोटॉन के भार पर निर्भर कर। अच्छा, इस वाले हाइड्रोजन को देखो आप, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब प्रोटॉन अभी भी 1 है, बढ़िया है। लेकिन परमाणु भार 2 हो गया है। 1 तो पहले से उसमें प्रोटॉन का है ही, प्रोटॉन बीच में है ही। 1 और कहां से आया होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन 1 हो गया है इसमें। न्यूट्रॉन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, फिर परमाणु विखंडन पे आऊंगा। समस्थानिक समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी जिसके कारण से इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्लियर। न्यूट्रॉन की संख्या क्यों 1 हो गई? ठीक, नहीं आ रहा समझ अभी में? भी नहीं हाँ आ सही रही है, आवाज। अब आ जाएगा। मैं समझ गया डाउट क्या आया। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी होगा ये डाउट, पूछ नहीं रहे हैं होशियार बन के। ठीक है, सुनो, अब ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन के बारे में एक चीज आप जानते हो, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। और परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन क्या बोलती है? परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बोलती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। इसलिए हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि हाइड्रोजन, अगर बात करें हम, हाइड्रोजन के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और साथ साथ होता है न्यूट्रॉन, और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। पता है ना ये बात? मतलब ये वाला प्रोटॉन कहाँ होगा? इसके नाभिक में, नाभिक में होगा, है ना? तो प्रोटॉन की संख्या 1 है। इसमें हम यहाँ नीचे लिखते हैं, देखो अब नीचे प्रोटॉन तीनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के बारे में लिख रहे हैं अपन, तीनों चीजें। प्रोटॉन पर कौन सा आयन होता है? प्लस आयन, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। इलेक्ट्रॉन को अभी थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों में ही जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? दोनों में, तीनों में ही 1 रहेगी, तीनों में 1 रहेगी। मैं केवल न्यूट्रॉन ले रहा हूँ, न्यूट्रॉन, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है हमारा, रदरफोर्ड ने बताया था, नाभिक जो है वो प्रोटॉन और एज वेल एज न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए 0 लगा रहे होते उसके आगे। प्रोटॉन 1 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया, और परमाणु भार भी इसका 1 हो जाएगा। मतलब परमाणु क्रमांक को लिखते हैं हम Z, इसको लिखते हैं Z, और परमाणु भार को हम U में लिखते हैं। U कितना होगा इसका? 1U। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा? परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होगा? 1U। 1U क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन 0 है इसमें। ऐसा हो सकता है, और है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऐसा, इसीलिए जो है हमने उसको ऐसा लिया हुआ। अच्छा, अब इधर मैं बात करूं अगर दूसरे हाइड्रोजन एटम की, इसमें भी नाभिक है, ये पाया गया, ये ऑब्जर्वेशन है ना? तो दूसरे हाइड्रोजन के एटम में इसका जो था परमाणु क्रमांक सभी का 1 रहेगा। तीनों के परमाणु क्रमांक 1 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। प्रोटॉन इसलिए तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं, चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसको संख्या में नहीं लेते हैं।
है ना। तो हाइड्रोजन के तीनों परमाणु की अलग अलग केस समझा रहा हूं मैं, तीनों में ही इलेक्ट्रॉन एक एक हैं और प्रोटॉन भी एक एक हैं, प्रोटॉन भी एक एक हैं। अलग हैं तो बस न्यूट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन है ही नहीं, एक में एक है और एक में जो है वो न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन से भी ज्यादा। इसके कारण से इनका परमाणु क्रमांक तो चेंज होने से रहा। परमाणु क्रमांक किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। प्रोटॉन सभी में एक एक है, प्रोटॉन सभी में एक एक है, इसी कारण से परमाणु क्रमांक तो चेंज होगा नहीं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो डिपेंड करता है किस पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के एडिशन पर, इन दोनों को जोड़ने पर। इन दोनों को जोड़ो, 1 और 0 जोड़ोगे तो इसका परमाणु भार आएगा 1U, परमाणु भार U में नापते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका परमाणु भार आएगा 2U, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका परमाणु भार आएगा 3U। इसमें देखो, इसका परमाणु भार 1U, इसका 2U, इसका 3U, परमाणु भार अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक समान है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक क्या है? ये तो नॉर्मली तत्व ही हैं। आप परमाणु की जगह तत्व भी यूज कर सकते हो, तत्व शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एक तत्व है ना। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 3 समस्थानिक हैं। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, जिसमें परमाणु क्रमांक 1U है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा है ट्राइशियम भी बोल सकते हो, ट्राइटेरियम भी बोल सकते हो इसको, ट्राइटेरियम, ट्राइशियम बोलते हैं, इंग्लिश में ट्राइशियम बोलते हैं इसको। तो ट्राइटियम, ट्राइटियम होगा, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। अब जो जय बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अगर आप आवर्त सारणी में देखोगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको दिखेगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दिखेगा 35.5, 35.5। जबकि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, वो परमाणु भार की बात कर रहा था मैं, परमाणु भार आपको 35.5 दिखेगा। परमाणु क्रमांक जो है वो 17 है, मतलब क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे? 17, और 17 ही इसमें न्यूट्रॉन होंगे यदि, तो इसका परमाणु भार तो 34 आना चाहिए था, लेकिन ये 35.5 कहाँ से आ रहा है? तो इसका आंसर ये देते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो हमेशा 17 रहेगा, लेकिन प्रकृति में अलग अलग क्लोरीन पाए जाएंगे। किसी का परमाणु भार आपको 34 मिलेगा, तो किसी का 37 मिलेगा, तो किसी का 35 मिलेगा। इन सब के एवरेज निकाले जाते हैं तो वो आता है हमारा 35.5। ये भाई साहब इस एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो ये एप्लीकेशन है, समस्थानिक में ये याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि क्लोरीन जो है वो परमाणु क्रमांक सभी का 17 ही रहेगा आपको जितनी भी क्लोरीन मिलेगी, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं उसके। उसी के कारण से इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5U लिखा जाता है टेबल में। जो आवर्त सारणी रहेगी आप देखिएगा, आवर्त सारणी में 35.5U दिखेगा। तो भाई साहब ये उसकी बात कर रहे थे। जबकि जो समस्थानिक है वो इस पर याद रखना है आपको, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और लिखने के लिए आप कैसा लिखोगे? उदाहरण 3 नंबर में अगर आता है तो बस कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिख देना, ऐसा H H H बना देना। तीनों के परमाणु क्रमांक बेस में लिखे जाते हैं, तो 1 1 1 लगा देना और ऊपर लिखना 1 2
और 3 इसको लिख देना प्रोटियम, इसको लिख देना ड्यूटेरियम, और इसको लिख देना ट्राइटियम। बस डेफिनेशन लिखने के बाद उदाहरण में ये लिख देना, खत्म हो जाएगा काम। सही है। तो ये था समस्थानिक। अब थोड़ा सा नाभिकीय संलयन विखंडन देख लो, उसमें खत्म हो जाएगा बात। हम क्या करते हैं नाभिकीय विखंडन में, यूरेनियम 92 235 परमाणु क्रमांक 92 और इसका परमाणु भार 235, इस तरह से लिखा जाता है इसको। यूरेनियम पर किसी न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, बम 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 बम, धमाके करवा दिए, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी करवा दी। तो न्यूट्रॉन इससे टकराता है, तो न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक से टकराता है इसके नाभिक से, तो यूरेनियम को तोड़ देता है 2 हल्के नाभिकों में, यूरेनियम को 2 हल्के नाभिकों में तोड़ देता है। एक स्ट्रोंटियम रहता है और एक और कोई सा रहता है, 2 हल्के नाभिकों में तोड़ देता है, मान लो एक्स और वाई में तोड़ दिया इसमें। जैसे ही तोड़ता है तो अत्यधिक मात्रा में निकलती है एनर्जी, और साथ ही निकलते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन, साथ ही निकलते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, न्यूट्रॉन, पगला गया मैं। 3 और न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जो पहले वाले न्यूट्रॉन ने किया था ना कांड, यूरेनियम के एटम से टकराया था और उसको हल्के नाभिकों में तोड़ दिया था और एनर्जी निकाली थी, और उनसे फिर से न्यूट्रॉन एग्जिट हुए थे। तो ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक तो होगा नहीं, एक एटम तो होती नहीं कोई चीज में। कोई अगर कोई चीज आपके पास रखी हुई 1 ग्राम भी रखी हुई तो उसमें करोड़ों एटम होंगे। ये जो न्यूट्रॉन निकले ना, अगले यूरेनियम से टकराते हैं और फिर से इनको हल्के नाभिकों में तोड़ देते हैं और निकलती है भयंकर मात्रा में एनर्जी, और फिर इनसे निकलती है फिर से क्या, 3 न्यूट्रॉन। इस तरह से एक चेन शुरू हो जाती है। यूरेनियम फिर से क्या टूटेगा, 2 हल्के नाभिकों में टूटेगा, और फिर ये नाभिक जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और एक चेन जैसी बन जाती है। एक के बाद एक यूरेनियम फूटते जाते हैं, एक यूरेनियम हल्के नाभिकों में टूटते जाते हैं, नए न्यूट्रॉन बनते जाते हैं, ऊष्मा निकलती आती है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। दर 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 फूटते जा रहे, फूटते जा रहे, फूटते जा रहे। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही होती है, बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा निकल रही होती है, और उस ऊष्मा से जो है वो कल्याण हो सकता है किसी का, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का हुआ था। तो परमाणु बम इसी तरह से काम करते होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस चीज को कंट्रोल कर लिया कि भाई साहब इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें, मटेरियल यूज किए जाते हैं, नाव की एक रिएक्टर तैयार किया जाता है, पूरा बाकायदा सिस्टम रहता है। उस नाव के रिएक्टर में कंट्रोल वे में, नियंत्रित तरीके से ये विस्फोट किए जाते हैं। जब विस्फोट करते हैं तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से गर्म कर लेते हैं पानी, और पानी गर्म करके क्या घुमा लेते हैं, टरबाइन घुमा लेते हैं भाप से। मतलब इतनी सारी साइंस लगाई काय के लिए, पानी गर्म करने के लिए। सोच रहे हो ना। लेकिन इससे एनर्जी जो निकलती है ना, वो बहुत ज्यादा निकलती है, इतनी ज्यादा कि कई टनों से जितना हम कोयला जलाते हैं उतना 1 ग्राम यूरेनियम से कवर हो सकता है। कई टनों से कोयला जला देंगे, जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उतना केवल 1 ग्राम यूरेनियम। क्यों? क्योंकि उस 1 ग्राम यूरेनियम में एक परमाणु तो ही ना होगा, बहुत सारे यूरेनियम के परमाणु होंगे, और वो फूटते जाएंगे, इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, भाई साहब कुछ बोल नहीं सकते अपन, है ना। तो इस बेस पर जो है हम वो कर क्या रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, यूरेनियम मिला, यूरेनियम को उसके भी। तो केवल यूरेनियम नहीं है, प्लूटोनियम और थोरियम भी है। भारत में केरला में थोरियम की साइट्स पाई जाती है, मैंने पहले ही बोला आपसे। न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, नाभिकों में तोड़ते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है और हम उस ऊर्जा का यूज कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, मूल नाभिक, उत्पाद नाभिक और द्रव्यमान मेंटल, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होती है, तो ये बहुत टफ होगा, आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, लेकिन ये कोई टफ ऑब्जेक्टिव होगा अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। तो ये जो है लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ऊर्जा निकलती है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, तो इसलिए जो नाभ की ऊर्जा होती है ना उसको ईवी में नापते हैं, या छोटी इकाई है ईवी, बड़ी इकाई एमईवी हो जाता है। तो ये जो है एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें नाप रहे होते हैं, इसमें जो उत्पन्न हो रही होती है ऊर्जा को, ठीक है ना। तो ये हमारे नाभ की। अच्छा, इससे फायदा और नुकसान क्या है? नाभ की विकसित, एक तो सबसे बड़ा अत्यधिक लागत,
बहुत महंगे होते हैं कीमत, क्योंकि बहुत कम यूरेनियम से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं ना, बहुत बहुत कीमती होते हैं। पर्यावरणीय संदूषण का प्रबल खतरा, जो रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है ना, इसका बचता है जो कचरा, वो बहुत खतरनाक होता है। जो पानी अपन ने इसको गर्म किया हुआ था वो पानी भी खराब हो जाता है। इसलिए स्पेशल, जैसा हम बात हुई थी क्लास में, हैवी वाटर का यूज करते हैं, अलग प्रकार का पानी का यूज करते हैं इसमें, और वो भी कचरा हो जाता है तो फिर उसका निपटान नहीं किया जा सकता, और उससे उससे कैंसर तक हो सकता है अगर उसके कचरे के हम चपेट में आ गए तो उसको निपटान करना थोड़ा सा खर्चे वाला काम है। तो दूसरी कमी इसकी ये है। और उसके बाद दूसरा तीसरा लिखा हुआ है यूरेनियम की सीमित मात्रा। जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनकी मात्रा बहुत सीमित है, तो इसके कारण से नाभ की ऊर्जा ज्यादा पॉपुलर नहीं है ना, क्योंकि मेहनत ज्यादा लग रही है। लोग बाग जो संचालित करने वाले होंगे वो ज्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए, हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। यहाँ तो देखो बांधों को जो है वो 8वीं पास व्यक्ति जो है वो कवर कर लेता है। उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको बता देना कि भाई इस लेवल पे आ जाए तो वॉल खोलना है, तो उसको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं जाती। यहाँ पर नहीं खोल सकते। यहाँ पर अगर खोल दिया तो पूरा आज यहाँ पर प्लांट लगा हुआ होगा ना, वो धमाका से उड़ेगा, और कब अपन बैठे बैठे मंगल पे पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो मामला है, इसमें थोड़ा सा डेंजरस है ये चीज। नाभिकीय संलयन, ये आपने नाभिकीय संलयन देखा, नाभिकीय विखंडन देखा। विखंडन में परमाणु टूटता है। इसी प्रकार से अगर परमाणु जुड़ता है तो भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और उसको जब नाभिक जुड़ते हैं तो ऊष्मा निकलती है, उसको हम संलयन बोल रहे होते हैं। और परमाणु विखंडन, जिसमें टूटता है नाभिक, उस पर परमाणु बम बनाए जाते हैं, और जो जुड़ते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोजन बम, जिसमें संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अभी क्या हुआ था, यूरेनियम टूटा था ना हल्के नाभिकों में, उसको उस पर बनते हैं परमाणु बम, जिसमें टूटता है और ऊर्जा निकलती है, उस पर बनते हैं हाइड्रोजन बम। वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। सूर्य पर जो रिएक्शन हो रही है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं, हीलियम बनाते हैं, नाभिकीय संलयन वहां पर हो रहा होता है। तो अभी भी चैप्टर बचा है, लेकिन अब टाइम तो हो चुका है, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं, और कल भी नहीं लग पाएगा क्वेश्चन चैप्टर, वो मतलब क्लास। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अपन मिलेंगे परसों। आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। जय जय गुरुदेव।